Hello everyone, this is Lakshmi and welcome to my channel which is welcome to study. तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इक्विलिब्रियम के बारे में, ठीक है। इक्विलिब्रियम के बारे में अंडर मोनोपोलिस्टिक, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक के अंडर, ठीक है। अब हम लोग चैप्टर थर्ड कर रहे हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब उसका इक्विलिब्रियम हम देखेंगे शॉर्ट रन में क्या होता है, ठीक है। लॉन्ग रन शॉर्ट रन हम दोनों देखेंगे। अब क्या है, शॉर्ट रन इज दैट पीरियड ऑफ अ टाइम इन विच production can be increased only by increasing in using variable resources on increasing demand, ठीक है। अब देखना है, याद रखना है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है उसके शॉर्ट रन में क्या होता है कि शॉर्ट रन पीरियड में एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम है जहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है वो एक टाइम पे इंक्रीज़ होता है। लेकिन कैसे, सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज़ कैसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपने वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज़ करते हुए, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग डिमांड, जब हमारा डिमांड बढ़ेगा तो हमारा उसी हिसाब से हमें वेरिएबल फैक्टर को भी इंक्रीज़ करना होगा, ठीक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। सेकेंड पॉइंट क्या है, देयर इज़ नो टाइम टू इंक्रीज और डिक्रीज कॉन्स्टेंट फैक्टर। अब शॉर्ट रन में क्या होता है कि जो फिक्स फैक्टर होते हैं, ठीक है, कांस्टेंट फैक्टर जो रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि मशीनरी हो गया, प्लांट हो गया, बिल्डिंग हो गया, एक्सेट्रा, ये सबको हमें ना इंक्रीज़ करना है ना डिक्रीज़ करना है। हमें ये जो फिक्स फैक्टर है, फिक्स वेरिएबल रिसोर्सेस है, उसको फिक्स ही रहने देना है। सिर्फ हमें वेरिएबल फैक्टर को ही शॉर्ट रन में चेंज करना है, ठीक है। अब एक मिनट। तो फिर थर्ड पॉइंट हमारा, देयर कैन बी 3 कंडीशंस, जहाँ पे 3 कंडीशन होती है शॉर्ट रन में, ठीक है। तो क्या याद रखना है, शॉर्ट रन में सिर्फ वेरिएबल फैक्टर, अपने जो डिमांड है, अपने जो प्रॉफिट है उसको इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग क्या क्या चेंज करना होगा, हमें सिर्फ वेरिएबल फैक्टर चेंज करना होगा और फिक्स फैक्टर को कांस्टेंट ही रहने देना होगा, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट हमारा कि यहाँ पे 3 कंडीशंस है फॉर्म की, ठीक है, शॉर्ट रन पीरियड में। पहला, या तो उनको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, या तो नॉर्मल प्रॉफिट होगा, या तो मिनिमम लॉसेस होंगे, ठीक है। तो ये होगा। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा हमें, तो हमें देखना है, देखो क्या लिखा है, व्हेन एवरेज रिवेन्यू। तो याद रखना ग्राफ कैसे बनेगा। पहला, अब ये मोनोपोलिस्टिक के, याद रखना है मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में ग्राफ दोनों एवरेज, मार्जिनल रिवेन्यू और एवरेज रिवेन्यू दोनों सेपरेट होंगे। बस खाली परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल रिवेन्यू और एवरेज रिवेन्यू दोनों सेम होंगे, ठीक है, एक ही लाइन पे होगा। अब देखते हैं क्या बोला है, व्हेन एवरेज रिवेन्यू, जब ये एवरेज रिवेन्यू है, एवरेज रिवेन्यू जब ज़्यादा होगा, ठीक है, किससे, या हायर होगा किससे, एवरेज कॉस्ट से। मतलब ये है हमारा एवरेज कॉस्ट, देखो एवरेज कॉस्ट यहाँ पे नीचे है और हमारा रिवेन्यू ज़्यादा ऊपर है, मतलब हमारा रिवेन्यू ज़्यादा है और कॉस्ट हमारा नीचे से गया हुआ है। तो मतलब हमारा क्या हो रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है उस टाइम, ठीक है। तो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, पहले तो ये लाइन होगी, मार्जिनल रिवेन्यू और एवरेज रिवेन्यू निकलेगी, ठीक है, मार्जिनल और एवरेज रिवेन्यू, ठीक है। अब फिर मार्जिनल कॉस्ट बनाना है, तो ये मार्जिनल कॉस्ट होगा अपना। अब यहाँ से कट होकर जाएगा तो ये हमारा इक्विलिब्रियम होगा, यहाँ से ऊपर जाएगा तो हमारा ये प्राइस होगा, ठीक है, ये प्राइस हुआ हमारा। अब हमें क्या देखना है, हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बनाना है। तो याद रखना है कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा, जब हमारा कॉस्ट एवरेज, जो ये एवरेज है, एवरेज रिवेन्यू से नीचे से जाएगा तब होगा। तो ये हमारा ऐसे कट होके यहाँ से जाएगा, तो ये हमारा ऊपर जो साइड होगा एवरेज रिवेन्यू होगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हमारा कट होगा, ये वाला पॉइंट, तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ऐसे हमारा ग्राफ बनेगा। अब
अब नॉर्मल प्रॉफिट देखते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे होगा। पहले ही मैंने डेफिनेशन लिख दिया, इसके पीछे इसका ग्राफ होगा, ठीक है। व्हेन एवरेज रिवेन्यू इज़ इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, जब हमारा एवरेज रिवेन्यू जो होगा वो इक्वल होगा एवरेज कॉस्ट से। सुपर नॉर्मल में क्या था कि एवरेज रिवेन्यू के नीचे से गया था ना, ऐसे था और ये नीचे से गया था, लेकिन अब नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होगा, ये एवरेज रिवेन्यू होगा और यहाँ इसको टच होकर जाएगा, तो ये नीचे था तो सुपर नॉर्मल, और ये बीच में इसको लाइन को टच होके गया, ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल होगा, ठीक है, तो ये नॉर्मल ग्राफ होगा। अब देखते हैं ग्राफ, देखो हमने ये लाइन बनाई, ठीक है, अब उसके बाद में हमने एवरेज बनाया, मार्जिनल कॉस्ट बनाया, ये दो चीज़ बन गई, प्राइस बनाई हमने, ठीक है, इसको मैं अच्छे से दिखाऊंगी। तो ये हमने इतना बना लिया। अब हमें क्या देखना है कि नॉर्मल प्रॉफिट है, तो याद रखना है जो एवरेज रिवेन्यू की कॉस्ट है, ये लाइन है एवरेज वाली, ठीक है, वहाँ से एवरेज कॉस्ट की टच होके जाएगी। जो एवरेज रिवेन्यू की लाइन है वहाँ से एवरेज कॉस्ट टच होके जाएगा, तो वो हमारा होगा नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब ये इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट का ग्राफ है। देखो टच होके जा रहा है ना, ये पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट, ये जो पॉइंट है टच होके जा रहा है, तो ये हमारा होगा नॉर्मल प्रॉफिट। अब लॉस की बारी आई। अब लॉस देखो, अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में तो नीचे से जा रहा था, नॉर्मल प्रॉफिट में टच होके जा रहा था, लेकिन जब हमें अब लॉस होगा तो हमारा ग्राफ एवरेज कॉस्ट एवरेज रिवेन्यू से ऊपर से जाएगा। देखो कैसे, ये जब हमारा एवरेज कॉस्ट हमारा ज़्यादा होगा प्रॉफिट से, तो समझ जाओ ये हमारा लॉस है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट आउट होगा, ये हमारा ग्राफ बनेगा लॉसेस का, ठीक है। तो क्या बोला गया है, व्हेन द एवरेज रिवेन्यू इज लेस देन द एवरेज कॉस्ट, मतलब देखो जब एवरेज रिवेन्यू कम होगा एवरेज कॉस्ट से, तो समझ जाओ हमारा फर्म जो है लॉस को इनक्योर करेगा, ठीक है। अब देखो, हाँ क्या बोला गया है, ये तो वो था हमारा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम इन मोनोपोलिस्टिक, शॉर्ट रन में। अब लॉन्ग रन में एक बात याद रखनी है कि लॉन्ग रन में हमेशा हम लोगों को नॉर्मल प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं क्या होता है। लॉन्ग टर्म is that period of a time which firm can change level of their plant, new firm can enter into the market and old firm can leave the market। अब लॉन्ग रन में क्या होता है कि बहुत लंबे टाइम के लिए होता है लॉन्ग रन, ठीक है, तो उसके अंदर बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है, जैसे चेंजेस आ सकते हैं लेवल्स में, न्यू फर्म आ सकती है, जो पहले से फर्म है वो मार्केट छोड़ के जा सकती है, ये भी हो सकता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएट इन मोनोपोलिस्टिक आर नॉट सिमिलर, जो प्रोडक्ट है वो मोनोपोलिस्टिक के अंदर सिमिलर नहीं होगी, है ना, तो नहीं होगी। तो ये हमारा लॉन्ग रन में यही सब है। अब इसमें बता दूँ कि एक बात याद रखना है कि इसमें हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। एक पॉइंट ये भी लिख देना, इन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम लॉन्ग रन द फर्म अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट अंडर द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, बस ये पॉइंट भी एक डाल देना। और ये था हमारा सिर्फ फॉर्म का, ठीक है, ये हम फॉर्म के बारे में पढ़े थे। अब इसके रिलेटेड ग्रुप के बारे में भी है, लेकिन ग्रुप का भी सेम ही है, सेम सब कुछ सेम है, ठीक है। बस इंडस्ट्री और ग्रुप में बस डिफरेंस, नेम अलग है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एक मिनट, एग्जिस्ट ऑफ कैपेसिटी। अब ये क्या होता है, एग्जिस्ट कैपेसिटी एक कंडीशन है दैट ऑकर, जब वो कब जो होता है व्हेन अ बिजनेस इज प्रोड्यूसिंग लेस देन इट कैपेबल ऑफ। देखो मतलब एग्जिस्ट कैपेसिटी का मतलब होता है कि वो एक कंडीशन हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन में कि जो बिजनेस है वो बनाना मतलब प्रोड्यूसिंग करना कम हो जाता है कैपेबल के हिसाब से, ठीक है, मतलब डिमांड ज़्यादा हो जाती है लेकिन वो प्रोड्यूसर बना नहीं पाता है उतना, ठीक है।
तो ये है। अब देखो एग्जिस्ट कैपेसिटी अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज कॉज बाय अ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। देखो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की वजह से होता है, दैट लीड टू अ प्रोडक्ट क्वालिटी वेराइटी क्वालिटी की वजह से ये तब होता है। कंज्यूमर जनरली डू नॉट प्रीफर होमोजीनियस प्रोडक्ट। अब कंज्यूमर क्या है कि होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं प्रीफर करते हैं। एग्जिस्ट कैपेसिटी मेन एम टू इंक्रीज कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। अब जो मेन है मुद्दा एग्जिस्ट कैपेसिटी का कि वो उनका मेन एम है कि वो इंक्रीज कर सकते हैं अपने कस्टमर सेटिस्फेक्शन को, ठीक है। तो ये एग्जिस्टिंग का था। अब हमारा लास्ट टॉपिक है जो है सेलिंग कॉस्ट, और ये आता है एग्जाम में, तो मैं बता देती हूँ सेलिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है। अब सेलिंग कॉस्ट का मतलब है, एक मिनट, देखो सेलिंग कॉस्ट का हमारा मतलब है कि सेलिंग कॉस्ट मतलब इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ईच फर्म ट्राई टू प्रमोट इट सेल थ्रू एडवर्टाइजमेंट। अब देखो सेलिंग कॉस्ट का मतलब यही है कि वो एडवर्टाइज चाहते हैं कि अपने प्रोडक्ट को कंपटीशन ट्राई कर सके, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सके, सेल्स को प्रमोट कर सके एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है। सेकंड क्या पॉइंट, अ सेल्स प्रमोशन एक्सपेंडिचर इज नोन एज अ सेलिंग कॉस्ट। अब देखो जो भी खर्चे लगते हैं सेल प्रमोशन करने के लिए, ठीक है, जो भी खर्चा लगता है वो उसको बोलते हैं हम लोग सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। इफ़ इट इंक्लूड ऑल द एडवर्टाइजिंग टेक्निक लाइक पब्लिसिटी, न्यूज़पेपर, मैगजीन, टेलीविज़न एंड अदर मीडियाज। ये सब यूज़ करने में जो खर्चा लगता है, जो हमारा खर्चा आता है, एक्सपेंडिचर्स आता है, उसको बोलते हैं हमारा सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। ये इतना पॉइंट तो मैं नोट्स में बता दी हूँ, लिख देना। अब बात करते हैं हम लोग फॉर्म एंड टाइप ऑफ सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। टाइप देखते हैं। देयर आर 2 टाइप्स, 2 टाइप्स के होते हैं। कौन से? इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट। क्या होता है? दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट गिव इन्फॉर्मेशन टू द बायर। अब देखो इन्फॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट से नाम से पता चलता है कि क्या होता है, कौन सा एडवर्टाइजमेंट। मतलब एक टाइप का एडवर्टाइजमेंट है जो इन्फॉर्मेशन देता है बायर्स को अबाउट द एग्जिस्टिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर, और उसके प्राइस को, क्वालिटी को, अवेलेबिलिटी और मेथड और साइन इन, ये सब की इन्फॉर्मेशन देता है इन्फॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट में। अब परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट परस्यूड द बायर टू परचेज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ अ अदर प्रोडक्ट। मतलब परस्यू मतलब कि वो आपको ऐसा इन्फ्लुएंस कर देता है कि ऐसा कर देता है कि आप वही प्रोडक्ट को खरीदो, ठीक है, दूसरे प्रोडक्ट के बदले, ठीक है, जो भी अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। तो ये होता है। अब तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था जो ख़त्म होता है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये समझ आया। तो हमारा आज ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन चैप्टर, 3rd चैप्टर हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स का कंप्लीट होता है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। मैंने नोट सारे प्रोवाइड कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हो, पढ़ सकते हो और लिख भी सकते हो। सो लिखने का तो टाइम है नहीं, बट रीड कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।